Mayor Irshad Ahmed Syal Saab on supplementary. Not present. Mohammad Moin Bhattu Saab. शुक्रिया जनाब स्पीकर। सवाल असल में ये था कि हमारे मुल्क में हॉकी का एक बड़ा नाम था, लेकिन अब हॉकी का ये खेल तनज़ली का शिकार है। मोहतरम वज़ीर साहब ने बड़ा तफसील से उसका जवाब भी दिया, उसकी कुछ रीज़निंग पे भी रोशनी डाली। मैं उनसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी वजूहात थी कि लोगों में हॉकी का ये जो शौक़ था, ये इश्तियाक है, इसकी कमी क्यों वाक़या हुई, इसकी तनज़ली क्यों हुई, और इसकी तनज़ली के जो तदारक है उसके लिए मोहतरम वज़ीर साहब ने जो तजावीज़ दी हैं, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है, मगर बतौर वज़ीर के उन्हें इस सिलसिले में या तो बाकायदा तौर पे एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इन वजूहात को की बिना पे नई तजावीज़, और जो अगर स्कूलों में भी हॉकी के खेल को ज़्यादा वहाँ जो अहमियत देनी है, या दाखिले में भी अगर प्लेयरों को कोई इस बात पे इंसेंटिव देना है, तो मैं समझता हूँ उस सिलसिले में बाकायदा तौर पे मोहतरम वज़ीर साहब की तरफ से एक तजवीज़ आनी चाहिए, एक कमेटी की शक्ल में आए, या जिस तरह भी वो मुनासिब समझते हैं इसका कोई हल भी तजवीज़ करें वो। Yes. जी शहादत अवान साहब। जी जनाब, बिल्कुल तजवीज़ क्या, हमने तो जो बाकायदा प्रैक्टिकली स्टेप्स लिए हैं मैंने तो वो भी बता दिया कि हॉकी की गेम जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हॉकी की गेम में क्रिकेट जो है वो यकीनी तौर पे ऊपर चली गई है, और हॉकी जो है वो नीचे आने की वजूहात मैंने बताई कि जो जिस तरीके से मैंने पहले गुजारिश ये की है कि पाकिस्तान रेलवे, PIA, कस्टम्स, बड़े बड़े अदारे जहाँ पे जो है हॉकी की टीम्स होती थी, बाद में जब ये प्राइवेट बैंक्स जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो लोगों ने प्लेयर्स को जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद चंद अरसे के बाद अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुई है, उस वक्त तक वो प्लेयर्स जो हैं वो ओवर एज हो चुके होते थे, तो न वो उनको गवर्नमेंट का जॉब रहा, न उनकी वो गेम रही। तो मैंने गुजारिश ये की है कि ये बिल्कुल यकीनी तौर पे सारे दोस्त ये मानते हैं, हर एक के इलाके में स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, उसको जाके देख लें कि गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस में क्या सहूलत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन सर बात ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं तीसरी दफ़ा बताने जा रहा हूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट्स थी, डिपार्टमेंटल जो अपॉइंटमेंट्स थी, रिक्रूटमेंट्स थी, उन पे पाबंदी लगा दी गई पिछले दौर में, दोबारा कहूँगा 22 सितंबर 2021 में। लेकिन सर हमने इस पाबंदी को ख़त्म किया है। इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट प्रैक्टिकली स्टेप्स ले रही है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप देखिएगा कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमारी नेशनल ये गेम है, ये हमारी हॉकी की स्टिक चलेगी, और अगले साल आप देखेंगे 14 अगस्त से पहले पहले जहां हमेशा हमारा हॉकी का मैच हुआ करता था, वो मैच देखेंगे और आप अपनी जवानी की यादें ताज़ा करेंगे। आगा रफीउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आपसे बेहद मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सर नोटिस लिया है कि पूरे पाकिस्तान में ये मसला है, लेकिन ख़ास तौर से कराची और मेरे हल्के मलीर NA 238 में अफ्तार और सहरी के वक्त गैस नहीं मिलती। रियासत को बचाने के लिए सियासत को दाव पे लगाया, लेकिन अब खुदारा ये मेहरबानी है, महंगाई है, महंगे गैस खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया है इसका। मेरी दरख्वास्त है कि स्वीस सदर्न गैस इसका कोई हल निकाला जाए। अफ्तार और सहरी में गैस नहीं मिल रहा, लोग इस महंगाई में बिल देने के लिए तैयार हैं, गैस फिर भी नहीं मिल रहा। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि आपने नोटिस लिया है मेरी नॉलेज में, लेकिन खुदारा इस नोटिस से इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफ्तार और सहरी में जो लोग हमें
ये मेरे मोबाइल में जो वीडियोस और मैसेजेस हैं, मेरे हल्के के लोग मुझे तंग कर रहे हैं, खुदारा इसका कोई हल निकालें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने मोहतरम भाई को यकीन दिलाता हूं कि इनकी जो शिकायत है मैं उसका ऑलरेडी नोटिस ले चुका हूं और मैंने आज इसके बारे में मीटिंग रखी है। इंशाअल्लाह इस शिकायत को हम दूर करके दम देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। हॉकी के बारे में जो सवाल हुआ, हॉकी यकीनन हमारा एक इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल और हमारा कौमी खेल है, इसलिए ये मैटर जो है मैं कंसर्न कमेटी को रेफर करता हूँ ताकि इस पे डिबेट हो और इसके लिए वो इकदामात सजेस्ट करें कि किस तरह हम हॉकी की खोई हुई जो रिफत है वो वापस पाकिस्तान में आए। जनाब सिकंदर अली राहू, जाम अब्दुल करीम बिजार, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर दर्शन साहब, नॉट प्रेजेंट। मिस शगुफ्ता जमानी साहिबा। Thank you, Mr. Question Speaker, number, sahab. please. Question number 59. Answer be taken as read. Supplementary. जनाबे वाला, ये सवाल जो मेरा है उसका आंसर तकरीबन 9 पेजेस पे है, लेकिन मैं इनसे मुख्तसरन ये पूछूंगी कि आपने 9 पेजों पे मुझे जवाब दिया है और इससे लग रहा है ये कि जो तारकीन वतन है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो दुनिया के पूरे नक्शे में जितने भी ममालिक हैं उनमें बड़े एहसन तरीके से वहाँ जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट इतना ही कॉम्पिटेंट है तो इलीगल जो ट्रैफिकिंग है, मैन ट्रैफिकिंग है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, मसलन जैसे इराक है। अब इराक में जब ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं वहाँ स्किप हो जाते हैं। उसका असर जो आम ज़ायरीन हैं जो ज़ियारत के हवाले से जाते हैं, उनकी जो वीज़ा प्रोसेस है उन पे बड़ा असर हो रहा है। तो मिनिस्ट्री इसमें क्या इक़दाम कर रही है कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है उसकी रोकथाम के लिए ये क्या कोशिश कर रहे हैं? और वो एजेंट्स जो लोगों को इलीगल तौर पे भेज रहे हैं और फिर उनको हादसात आते हैं, कभी वो समंदर में डूब जाते हैं, कभी वो जेलों में बंद होते हैं। सवाल आ गया। इस वक्त जो है वो तारकीन वतन जो है वो कितने जेलों में है, किस किस मुल्क में है? और दूसरा ये कि उन एजेंट्स के खिलाफ आप आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। उन एजेंट्स के खिलाफ सर 9 पेजेस में जवाब है, तो मेरा 2 लाइनों का तो सप्लीमेंट्री बनता है ना। तो उन एजेंट्स के खिलाफ इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, किस किस को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है, किस किस को अरेस्ट किया है, ये जरा जवाब दे दें। ठीक जी। सैयद आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मौजूद मेंबर को तो चाहिए था कि 9 सफ़ों के जवाब पे तो फिर सप्लीमेंट्री बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी जनाब ऐसा है कि आज से कुछ दिन पहले भी इस हाउस में बात हुई थी, जो ये तारीख वतन और ये अगर कानून में कोई कानून साजी की जाए, FIA कोई ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंडर कर दिए जाए तो इससे इंशाल्लाह फिर हम आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये सब्जेक्ट इंटीरियर का है, FIA इसको डील करती है और ये एक हकीकत है। कुछ दिन पहले भी इस हाउस में बात जब भी इस किस्म की होती है और वो ओवरसीज मिनिस्ट्री के ऊपर डाल दी जाती है, ओवरसीज मिनिस्ट्री का ये डोमेन नहीं है, ये डोमेन इंटीरियर मिनिस्ट्री का है जिसके अंडर FIA आती है और FIA इसको देख रही होती है। और ये एक सर संगीन और बहुत ज़रूरी इशू है कि इसको देखा जाए।
लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं और वो एजेंट्स यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं जो लोगों से पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं और इस किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। मिसेज मुसर्रत रफीक महसर। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पाकिस्तानी लेबर को तरबियत याफ्ता न होने की वजह से बाहर किसी मुल्क में जॉब नहीं मिलती और इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन लेबर को लिया जाता है, तो मिनिस्ट्री पाकिस्तान के लेबर के लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम तरबियत दे रही है जिससे बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी लेबर को भी इज्जत मिले जिसे दूसरों मुल्कों को लेबर को मिलती है? जी आगा सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ऐसा ही है। मिनिस्ट्री मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चला रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग इतनी बेरोज़गारी में, इतनी गुर्बत में, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं यंगस्टर्स को, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आएँ, लैंग्वेज जो कोर्सेज़ हैं वो करें, मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। वो कहते हैं कि जी हमें क्या मिलेगा। तो मिनिस्ट्री के पास ऐसा कोई फ़ंड नहीं है कि सिखाए भी और उनको फिर कोई पे भी दें। बहरहाल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, लोग आएँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ मुफलिसी और गुर्बत इतनी है कि उसके लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, लास्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, सप्लीमेंट्री मैंने नहीं है। आप अच्छा तशरीफ रखें। जवेरिया जफर आहिर, अनसप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब की पहले भी उन्होंने जवाब दिए मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से रिलेटेड, और मैं उनका दर्द भी समझती हूँ क्योंकि मैं उनकी, जैसे वो पार्लियामानी सेक्रेटरी है, मैं भी 3 साल से ज़्यादा इसी मिनिस्ट्री में पार्लियामानी सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। ये वही सारे जवाबात हैं। आलिया कामरान साहिबा की भी तवज्जो चाहती हूँ जो पिछले 5 साल से हमें आपकी मिनिस्ट्री और उसके ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो दे रहे हैं। और दूसरा सर, ये जो सवाल अभी जिसकी बात हो रही है कि मिनिस्ट्री में लोग प्रोग्राम्स हैं और मुफलिसी की वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते, सर ये बिल्कुल गलत बात है। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के पास सिर्फ 2 तरह के मैकेनिज्म है लोगों को बाहर भेजने के। एक, ओवरसीज़ प्रमोटर्स जो हैं रजिस्टर्ड, उनके थ्रू भेजे जाते हैं। दूसरे जो खुद से अपनी जॉब ढूंढते हैं, जो हमें जवाब दिया जाता है, जो अभी इस किताब में भी लिखा हुआ है पिछले सवालों के जवाब में। तो तीसरा कोई मैकेनिज्म है नहीं एज सच। और अगर जो गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं, जैसे नर्सिस के लिए हमें इंग्लैंड से भी एक बार हमारे पास, और मलेशिया और थाईलैंड से मालियों तक की हमारे पास नौकरियां आई थीं, लेकिन हमारे पास क्योंकि स्किल्ड लोग नहीं हैं, और उसकी बेसिक वजह शायद क्योंकि स्किल्ड बेस एजुकेशन भी हमारे पास नहीं है। और फिर जो ट्रेनिंग का इदारा है मिनिस्ट्री का, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ट्रेनिंग का इदारा है वो किस बेस पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं? क्योंकि या तो आपके पास एक बाहर से आपको पता हो प्रमोटर्स के थ्रू, या वैसे पता हो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू कि आपके पास ये डिमांड आई है और आपने इसके हिसाब से लोगों को तैयार कराना है। वैसे तो कोरियन लैंग्वेज आप वैसे किसी को सिखा के घर तो नहीं बिठा सकते। बहुत शुक्रिया। साहब जी एक सेकंड, मैं लीडर जवाब ऑफ दे द दूं राजा अपोजिशन साहब? प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी जनाब स्पीकर, शुक्रिया, मैं आपका ममनून हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में से फ़ायदा उठाते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जब भी किसी महकमे के सवालात होते हैं उससे मुतल्लिका महकमे का कोई आदमी, सेक्रेटरी कोई दूर की बात है, बाकी लोग भी यहाँ नहीं आते। मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ को इंश्योर करें कि हर जिस दिन महकमे का कोई सवालात हो उसके सेक्रेटरी, उसके पूरा महकमा यहाँ पे गैलरी में मौजूद होना चाहिए, उससे ही इसका फ़ायदा है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इस बारे में ये तय हुआ था कि ग्रेड 20 का कम से कम एक ऑफिसर जो है वो जरूर मौजूद रहेगा। उस बारे में मैं अभी जो है वो डायरेक्शन दे चुका हूँ पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, जो आपने इरशाद फरमाया बिल्कुल इसके ऊपर अमल होगा जी। मैं इसका आज ही नोटिस लूंगा। थैंक यू जी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, बिल्कुल हमारी कुलीग्स ने जो सवाल किया, मैं एक तो इनको मैं बिल्कुल कोई तंग नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई सरकारी जवाब नहीं देता जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता हूँ, मैं वो जवाब देता ही नहीं हूँ।
और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई मैं गलत बयानी नहीं की है, ये प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं। जो प्रोग्राम्स आप कह रही हैं वो इस मिनिस्ट्री का डोमेन नहीं है, वो नेक्टा और ये मुख्तलिफ, वो फिर आप फ्रेश क्वेश्चन किस दूसरी मिनिस्ट्री से करें। हमारी मिनिस्ट्री का ये डोमेन ही नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री में जनाब स्पीकर जो लैंग्वेज कोर्सेज हो रहे हैं वो लैंग्वेज कोर्सेज एक डिमांड के ऊपर होते हैं। अब कोरिया की डिमांड थी, उसके मुताबिक हम यंगस्टर नौजवान लड़कों को और बच्चों और बच्चियों को कोर्सेज कराते हैं ताकि वो वहाँ जाके लैंग्वेज बैरियर कम से कम ना हो। स्किल के हवाले से ये इस मिनिस्ट्री का डोमेन नहीं है। मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कतहन सरकारी जवाब नहीं देता, वो जवाब देता हूँ जो है मैं खुद मुतमईन हूँ, फिर इस हाउस को मुतमईन करता हूँ। शुक्रिया। मोहतरमा नुज़रत पठान साहिब। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुशनसीबी से हमारे नज़दीक बैठे हुए हैं और ओवरसीज़ का मैटर चल रहा है। बड़ी खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि बड़े ताकतवर और बड़ी भरपूर शख्सियत के मालिक हमारे बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनकी अपनी माशाल्लाह काबिलियत बहुत है। हैं वो नौजवान, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को स्ट्रॉन्ग किया है वो हम पार्लियामेंट की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि ख़ास कर वो एम्बेसीज़ जिन मुल्कों में पाकिस्तानी मज़दूर जाते हैं या पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, वो एम्बेसीज़ हमारी अभी भी बादशाहों की तरह चलती है और उनका तरीक़ेकार आम पाकिस्तानी जो वहाँ पे मज़दूर होते हैं उनके साथ उनका तरीक़ेकार बिल्कुल वही बादशाह और राया वाला होता है। मैं चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में वो कोई हमसे यहाँ पे कोई कमेंटमेंट करे कि वो अपनी एम्बेसीज़ को के अफसरान ऐसे भेजें जिन्हें ये एहसास हो कि वो यहाँ के लोगों के खिदमत गुजार हैं, यहाँ के लोगों के बादशाह नहीं हैं। आप देख लें, सऊदी अरब हो, अपना ईरान हो, या इराक है, या शाम हो, सीरिया हो, दुबई हो, वहाँ के एम्बेसडर्स का तरीक़ेकार बड़ा तकलीफ़ दे है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आगा रफ़ीउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, बिल्कुल मोहतरमा सही फरमा रही है, लेकिन अगेन फिर ये फॉरेन मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये फ्रेश क्वेश्चन डालें फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी एम्बेसियाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी एक बेलगाम घोड़ा है, वहाँ पर सऊदीया से मुझे फ़ोन आते हैं, हमारे लोगों को वहाँ लुक आफ्टर नहीं करते जिस तरीके से करने चाहिए बनिस्बत बाकी ममालिक हैं। जी, महमूद बाकी मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, मैं अभी इसी ओवरसीज़ पे जो बात हो रही थी इस पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहाज़ों के ऊपर, क्योंकि जहाज़ों के ऊपर काफ़ी नौकरियाँ होती है, स्पेशली पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और दूसरे जहाज़ जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई हम ऐसा सिस्टम डाल दें कि इनके ऊपर पाकिस्तानियों को नौकरी दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मरीन एकेडमी से कोई 450 बच्चे हर साल निकल रहे हैं और इनकी वेजेस जो हैं, अगर ये एक बच्चा जो है अगर चीफ ऑफिसर तक जाता है तो 15 से 16 हज़ार डॉलर की आमदनी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ओवरसीज जो ये देख रहे हैं इसके ऊपर मर्चेंट जो है नेवी को जो है इनको भी जो दे दिया इसको ऐड किया जाए इसमें, ताकि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि देखें आज इंडिया, बांग्लादेश और जो ख़ास तौर पे फिलिपीन में मर्चेंट नेवी के जो सैलरी स्ट्रक्चर जो आ रही है वो $2 बिलियन आ रहे हैं सर। फिलिपीन $2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज उनके मरीनर्स भेज रहे हैं। तो इसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जरा इसके ऊपर भी गौर करें। जनाब स्पीकर, मैं मौलवी बाकी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 साल पोर्ट एंड शिपिंग के ये इंचार्ज रहे, तो अगर उस हवाले से कोई प्रोग्रेस दिखा देते। बाकी ये ओवरसीज मिनिस्ट्री की डोमेन में नहीं आती। मैं समझता हूँ कि मौलवी साहब ने अपने दौर में पोर्ट एंड शिपिंग में इस हवाले से जो अचीवमेंट किए इस हाउस को आगाह कर दें। बाकी ये हमारी मिनिस्ट्री की डोमेन में नहीं आता। साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सवाल ये है कि इधर हाउस में भी और
बाहर भी बात होती है कि जी कितनी हम मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आज तक मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी ने इस चीज़ की असेसमेंट की है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम अपने हुनरमंद पढ़े लिखे और काबिल लोग एक्सपीरियंस जो बाहर भेज रहे हैं, जो बाहर की मुल्कों की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं, इसका पाकिस्तान को कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है? क्या इसकी कोई स्टडी हुई है और इसके इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए क्या किया गया है? शुक्रिया जी। आगा रफीउल्लाह साहब। अगेंस्ट जनाब मेरे मोअज़्ज़िज़ रुकन को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान, मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी दोस्त बिल्कुल कर देखें, उन्होंने सवाल किया है, मेरा काम है जवाब देना। जनाब स्पीकर बिल्कुल नो क्रॉस टॉक प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें। जी, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है, लेकिन अगेन फिर हमारी मिनिस्ट्री से वो हमारी डोमेन नहीं है इसके ऊपर इस किस्म की कोई इंक्वायरी करने के लिए। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सही है, अगर ये ओनहार नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाकर सर्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मसला ये है कि मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूँ कि यहाँ पर भी ऐसी जॉब्स नहीं है, लोग घूम रहे हैं, जॉब्स मिल नहीं रही है जनाब। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशन। Mr. Muhammad Abu Bakr has requested for the grant of leave for 27th March 2023. Is leave granted? Granted. Makhdum Sayyid Samuel Hassan Gilani has requested for the grant of leave for 27th March 2023. Is leave granted? Granted. Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla has requested for the grant of leave from 31st March 2023 till the conclusion of this session. Is leave granted? Granted. Mr. Ghaus Baksh Khan Meher has requested for the grant of leave for 27th March 2023. Is leave granted? Granted. Item number 9A. Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 9A. 9A जी, ड्रिल से दे दियो अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे कि कल इस ऐवान में एक बिल ले किया गया और ऐवान की ये सेंस थी कि क्योंकि इसमें एक बहुत पीपल फ्रेंडली बिल है जिससे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन के हवाले से कुछ हकूक़ हासिल होंगे, और क्योंकि ये लॉ जो है इसकी बुनियाद जो निज़ाम इंसाफ का एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स, उनका मुतालबा भी है इसकी बुनियाद। और हमने कल ये देखा कि जो बार एसोसिएशन अक्रॉस द बोर्ड जो ओहदेदारान हैं और जो बार लीडर्स हैं, वो चाहे जिस फैक्शन से भी हैं, उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया। तो ये बिल कमेटी को सौंपा गया था। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि कमेटी ने इस पे बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन की जी, और थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद ही उन्होंने बिल को क्लियर किया। उसमें कुछ तरामीम जो थी वो तजवीज़ की गई और उन तरामीम के साथ जो है वो रिपोर्ट ले की गई जी। तो ये सर वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जनाब स्पीकर। May I move, sir? I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. मिनिस्टर साहब, सर ये कमेटी की रिपोर्ट जो है वो ले हो पहले। चेयरमैन तो अंडरस्टैंडिंग थी कि ले जी करवानी है टेक्निकली। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस टू ले द रिपोर्ट प्लीज। आप मूव कर दें। Sir, I beg to move. I beg to present the report of the standing committee on this bill.
Yes, the said report is termed as late. And please, this second bill की जो report है वो भी आप ले कर दें, present कर दें. चेयरमैन साहब दोनों रिपोर्ट्स जो है ना प्रेजेंट कर दें. Sir, I beg to present the report of the bill. Report of the committee regarding provision for making law in respect of the welfare and protection of advocates. Both the reports stand presented in the House. जी, Minister for Law and Justice, अब आप move करें. सर रिपोर्ट ले हो चुकी है. ये रिपोर्ट मैं तो सर बड़ी देर से डेस्कों पे पड़ी है. जिनको नहीं पहुंची वो देख लें. ये छह प्रोविजंस हैं इसमें. जी. So sir, order in the House, please. I intend to move, sir, under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 9B. Mr. Speaker, I intend to move that bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as reported by Standing Committee of Law and Justice, be taken into consideration at once. Okay. Anybody wants to? Ji, Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि कानून साजी इस ऐवान का हक है. इसको मुकन्निना कहा जाता है, कानून साज इदारा. असल काम इस इदारे का कानून साजी है. कानून साजी से कोई भी अदालत, कोई भी इदारा इसको रोक नहीं सकता. लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि जो आज बिल यहाँ इतनी जल्दी से, रात को यह बिल यहाँ पेश किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, सुबह 9:30 बजे स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें उसकी मंजूरी दी गई और फिर इसी वक्त तकरीबन 1:30 बजे इसको कौमी असम्बली से पास कराया जा रहा है. तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या थी? क्या इसको मज़ीद दूसरे लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद, यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, यहाँ साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी मुशावरत इस सिलसिले में ली जाती तो उससे बेहतर नतीजा निकल आता. जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इससे भी शदीद मसाइल इस वक्त जनाब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं. लोग मुफ्त आटा हासिल करने के लिए शहीद हो रहे हैं. कल भी ख़वातीन शहीद हुई हैं. मुल्क में जो सूरत हाल है, इस वक्त लोग रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए लोग जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा. लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं. लोग जो हैं गुर्बत से तंग आ चुके हैं. जो सीलबज़दा लोग हैं उनको अभी तक सही तरीके से रिलीफ नहीं मिला. कम अज़ कम मेरे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सही तरीके से रिलीफ नहीं मिला. मैं बार बार चीख रहा हूँ लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. जनाब वज़ीर आज़म साहब को चाहिए तो ये था कल तशरीफ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. आज फिर तशरीफ लाए, फिर शुक्रिया अदा करते हैं.
लेकिन उनको पाकिस्तान के अहम मसाइल के सिलसिले में भी हमें डायरेक्शन देना चाहिए था कि इन मसाइल पर आप गुफ्तगू करें। लेकिन सिर्फ एक मसले को लेकर और फिर जिन लोगों से आपने मुशावरत किया है उनके लिए दूसरा बिल आप लाए हैं, लोग कहते हैं कि ये रिश्वत के तौर पर उनको दिए गए हैं। ये दूसरा बिल जो है ये वो तलाक और रिश्वत के तौर पर दिया गया है। कहते हैं मैंने सुना है, यहाँ ही मैंने सुना है, आपके इस ऐवान में मैंने सुना है। तो इसी सूरत हाल में इतने जल्दी से देखें, इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं इदारों का इस्तेहकाम हम सब के लिए बेहतरी उसमें है। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बेहतर दोस्त बोलना चाहते। सुप्रीम कोर्ट भी, यह हकीकत है, इसमें कल मैंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है वो अपना कानूनी तकाजा क्या अपने फराइज मनसबी अदा नहीं करता। यह हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मराआत के लिहाज से कल भी मैंने कहा था कि हमारा मराआत तनख्वाहों के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर है और कारकर्दगी के लिहाज से 128 नंबर पर है। इस पे भी सोचना हमें चाहिए। हम ठीक है एक चीज जस्टिस को तो अब मुक़य्यद करेंगे कि कल जो फैजी साहब आ रहे हैं उसका क्या करेंगे, उसके हाथ पाँव भी बांधेंगे, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, ये बात जरूरी है। एक मुआज़्ज़ज़ जज ने, आखिरी बात की, सुप्रीम कोर्ट के एक मुआज़्ज़ज़ जज ने ये आज खुद नोटिस लिया। नोटिस किस बात पर लिया? उस किताब पर लिया, उस कुरान पर लिया जिसको अल्लाह ने नाजिल किया था, जिसको अल्लाह ने ये इज्जत दी है, एहतराम दिया है, जिसकी वजह से हाफिज कुरान को कहीं मेडिकल में 20 नंबर मिलते थे, उसका उन्होंने खुद नोटिस लिया। क्या ये फिर उसको इंजील के साथ तशबीह देना कि क्या कोई इंजील को याद करता है, क्या आप उसको भी ये नंबर देंगे? हालांकि उनको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस को, इस जस्टिस को, कि कुरान नासख है, इंजील मनसूख है, तौरात मनसूख है, ज़बूर मनसूख है। हम ईमान सब पर लाते हैं, किसी का हम इनकार नहीं करते, लेकिन कुरान इस वक्त नासख है और क़यामत तक ये किताब रहेगा। इसका उसको अल्लाह ने इज्जत दी है और अल्लाह ने जिस थैंक यू तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे जी, आप तशरीफ रखें। जनाब अहमद हसन डेढ़ साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस बिल की मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि जब आपको इंसाफ मिले, जब हकूक मिले और वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को हकूक मिले, जिस वक्त मिले, जिन हालात में मिले, हमें हमेशा उन्हें वेलकम करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं ये बिल पेश करने वालों पे और इसको पास करने वालों पे, क्योंकि इससे उस गरीब का फायदा होगा जिसके सर का कोई साइन नहीं होता, उस गरीब को इंसाफ मिलेगा। सर, आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड एज द लॉयर। मैं एक वकील होने की हैसियत से ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये हम वकला का एक दरीना मुतालबा था। जब अवाम को हकूक देने के बारे में कोई दरीना मुतालबा हो, वो जिस दौर में, जिन हालात में अवाम को मिल जाए, मैं उन पर एतराज करने वालों पे को शक की निगाह से देखूंगा। जो इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि हां हकूक मिले हैं, हां इंसाफ मिला है, लेकिन आज ये हमें इंसाफ नहीं चाहिए था, आज ये हमें हकूक नहीं चाहिए थे, इसलिए कि जो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इस मुल्क को तबाह करने की, इस मुल्क को डबोने की, क्या वो का ख्वाब जो है आपका पूरा नहीं हो सकेगा? क्योंकि
इंसाफ मिलने लग जाएगा, क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि जंग अजीम जीतनी है तो इंसाफ दो। सर, मैं आज एक हवाला देना चाहता हूं कि जो लोग एतराज कर रहे हैं और बाहर के लोगों के अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, उनके साबिक वाइस चेयरमैन जो पीटीआई के हैं, हामिद अली खान साहब ने कल एक निजी टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। ये अंदर से इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका एजेंडा है इस मुल्क में मुल्क को नीचे लेके जाना, इसलिए इनकी वो अनारकी जो है वो इस मुल्क के लिए इन्हें लग रहा है कि ये मुल्क जो है ना स्टेबल हो जाएगा। सर, इख्तियारात अदलिया को दिए गए हैं, अदलिया से इख्तियारात लेके किसी और को नहीं दिए गए, और इसमें बेंच की मजीद इज्जत है, इसमें वकला की इज्जत है। सीनियर 3 मोस्ट जजेस बैठकर अगर सुओ मोटो पे फैसला करते हैं, अगर बेंच की नॉमिनेशन पे फैसला करते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें ज्यादा हमें इंसाफ के करीब रिजल्ट्स मिलेंगे। इंसाफ वो है जो इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो मैं आखिर में फिर एक दफा ये मुबारकबाद पेश करता हूं इस ऐवान को, कायदे ऐवान को और हमारे लॉ के जो मिनिस्टर हैं उनको, कि ये जो हकूक दिए गए हैं, ये हमारी बार्स का ये मुतालबा था कि ये हकूक दिए जाएं, हमारे वकला का ये मुतालबा था। आज ये मुतालबा जो पूरा हुआ है, इससे कानून की हुक्मरानी हुई है। और मैं एक बात आखिर में फिर दोहराना चाहता हूं, जो कानून के बारे में ये कहते हैं कि कानून गलत नहीं होना चाहिए, कानून पे अमल होना चाहिए, मैं उनसे ये पूछता हूं कि जिसने ये कानून बनाया, कानून बनाने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जो कानून की मां था, जिसने ये बनाया, उसको इन्होंने सजाए मौत दी। आज ये जवाब दें, ये कानून की तशरीह कैसे करेंगे? जो नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बना, उसको अदालती फैसले की भेंट चढ़ा के सजा दे के मुल्क से बाहर भेज दिया। 25 हमारे MNAs, MPAs जो तहरीक इस्तेका जो अपना पेश करना चाहते थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने जमीर के मुताबिक पेश करके रिजाइन होना करना चाहते थे कि हम छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें यह हक दिया जाए कि हम उस हुक्मरान को वोट नहीं देते जो फॉरेन एजेंट है, जो यहूदियों का एजेंट है, जो इंडियंस का एजेंट है, जिसने CPAC रोका है। और CPAC नहीं रोका, बल्कि जिसने मेयर का इलेक्शन हुआ सर इंग्लैंड में, उसने यहूदी की सपोर्ट की और सादिक खान पाकिस्तानी की सपोर्ट नहीं की। तो वो 25 हमारे MPAs उसको वोट नहीं देना चाहते थे। सर, वोट कास्ट करके उनको डिस्क्वालीफाई कर देते, बट द राइट ऑफ वोट, why the right of vote was not given to them? This is my question, sir. Why the right of vote right was infringed? This is my question, sir. हकूक को क्यों पामाल किया गया? मैं उसके ऊपर आज भी सरापा एहतजाज हूं। क्या यह फैसला कानून और आइन के खिलाफ उन लोगों ने नहीं किया जिन्होंने यहां 3 दफा वजीर आजम और जिसने ये आइन बनाया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी? और आज खुदा के लिए कोई ये ना कहे कि ये वक्त का तकाजा नहीं है। जिस वक्त भी इंसाफ मिल जाए, वी शुड सल्यूट। अपोजिशन में होने के बावजूद मैं सलाम पेश करता हूं कि ये कानून अगर पास हुआ है और ये इंप्लीमेंट हो जाए, आई सल्यूट यू। जनाब साले मोहम्मद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ओके जनाब स्पीकर, आज जिस बिल पे बहस हो रही, जो बिल पेश किया जा रहा है, सबसे पहले जनाब स्पीकर ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 123 सब क्लास 2, इसमें ये लिखा है कि 2 दिन बिल पेश होने से पहले 2 दिन उस पर डिस्कशन की जाए ताकि अमेंडमेंट का मौका मिले, जो कोई अमेंडमेंट लाना चाहे तो उस पर मौका मिले। मैं हैरान हूँ कि रात को रमज़ान अल मुबारक के महीने में तरावियों के वक्त में यहाँ पे इजलास चल रहा था और सुबह पत्नी अफ्तारी के वक्त में, सुबह सेरी के वक्त में यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और आज मिनिस्टर लॉ को भी लॉ का पता नहीं है। मिनिस्टर लॉ एकदम बिल पेश कर रहे हैं, वो पहले तो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बाद में आती है
और मिनिस्टर साहब वहाँ पे खड़े होते हैं वो बिल पेश करने के लिए। तो जनाब स्पीकर, ये रातों रात हम भी इस्लाहत के हक में हैं। हम कहते हैं कि जुडिशरी में इस्लाहत हो, लेकिन इस्लाहत के हक में ज़रूर हैं, लेकिन इस पे अदलिया पे डाका डालने के हक में नहीं है कि कहीं पे वहाँ पे उस पर डाका डाला जाए। जनाब स्पीकर, इसमें एकदम रात को ही कैबिनेट का इजलास बुलाना, रात को ही सारा कुछ करना, फिर सुबह एकदम सुबह सवेरी उस पर स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग और सारी चीज़ें आज यहाँ पे बिल का पेश होना, मैं कहता हूँ ये मुनासिब टाइम नहीं था। इसके लिए टाइम देना चाहिए था ताकि इस पर खूब डिस्कशन होती है। यहाँ पे इस पर कोई अमेंडमेंट दे सकते थे, जो सबका दौर में होता भी रहा इसी तरीके से। फिर उसके साथ जनाब स्पीकर 1973 के आईन आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल ऑफ बिजनेस बनाने की मुकम्मल इजाज़त देती है बिल, लेकिन ये अचानक जो हो रहा है ये मेरी समझ से बालातर है। मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की साजिश हो रही है। इस आर्टिकल में तरमीम के लिए भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। यहाँ पे 180 मेंबर्स का ज़रूरत, चूँकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाता है तो उसमें 2/3 अक्सरियत की यहाँ पे ज़रूरत। तो आज हम देख लें कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ मैं तो पाकिस्तान के वकला से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हो जाएं और इस किस्म के वाक़यात से ताकि अदलिया पे हमला आवर न हो। सबसे पहले इमरान खान पे हमला, उसके बाद पाकिस्तान PTI के तहरीक इंसाफ के वर्कर पे हमला, आज उस अदलिया पे हमला आवर होने की कोशिश की जा रही। तो जनाब स्पीकर, ये हाउस उस वक्त भी मौजूद था जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, तो उस वक्त भी हाउस यहाँ पे मौजूद था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वो आई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन से भागने के सिर्फ बहाने, जिस तरह कल एक बड़े सीनियर मिनिस्टर ने यहाँ पे 1.5 घंटे तकरीर की और जनाब स्पीकर 1.5 घंटे में उसने 86 दफ़ा रिकॉर्ड पे मौजूद है 86 दफ़ा इमरान खान का नाम लिया। इमरान खान के नाम से तकरीर शुरू हुई और इमरान खान के नाम पे ख़त्म हुई। मैं कहता हूँ अगर इतने सीनियर मिनिस्टर को यहाँ पे पॉलिसी देनी चाहिए थी, अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक बात करनी चाहिए थी, इस्लाहात के बारे में कोई प्रोग्रेस दिखाना चाहिए था, कि बजाय कि वो एक्शन का बेटा है और वो तहसीलदार का बेटा है और किसका बेटा है और किसका बेटा है। जनाब अली, कोई जनाब स्पीकर कोई किसी का बेटा भी हो, लेकिन इस हाउस में बैठा हुआ मेंबर सारे काबिल एहतराम है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ जनाब स्पीकर, मेरे वाले साहब स्कूल में क्लास 4 रिटायर हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी यहाँ पे इस हाउस में बैठा हूँ, कल कोई कहेगा कि क्लास 4 का बेटा है। तो इसलिए सबकी इज्जत यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर सारे बैठे हुए हैं। और फिर मैं सीनियर मिनिस्टरों से बात करता हूँ, आप बिल पर आ जाएं, बिल पे आप बात करें। मेरा ख्याल है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। जनाब स्पीकर, आईन के आर्टिकल 2A आज़ाद अदलिया में कोई किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता है। ये कानून साजी जनाब स्पीकर आज जो हो रही है, ये बिल्कुल आज़ाद अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। और फिर साथ साथ जनाब स्पीकर, ये मुल्क और मईशत की तबाही के लिए भी कोई इस्लाहात की ज़रूरत है। यहाँ भी कोई इस्लाहाती बिल हम लाएँ, मईशत के लिए ले आएँ, इंसानी हकूक़ के लिए लाएँ। इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है यहाँ भी। जिस तरह चित्राली साहब ने कहा, आज आटे के लाइनों में कितने अमवात, कितने लोग मर गए यहाँ पे। तो आज दुनिया हमारा तमाशा देख रहा है। आज इंटरनेशनल लेवल पे आप बिल से फिर डिवेट कर गए, और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, ऑब्जेक्शन है तो वो दें। एतराज है अगर आपका जनरल तकरीर की, तो इस पे इजाजत नहीं दी जा सकती लेजिस्लेशन के दौरान। जनाब स्पीकर, ये फौरी अदालती इस्लाहात जो हैं ये जाती ख्वाहिशात पर मुबनी है। मैं अब भी कहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट, आप हाउस कस्टोडियन जनरलाइज बातें हैं, ठीक है। 2 दिन डिस्कशन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, शुक्रिया, थैंक यू। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब स्पीकर शुक्रिया। मैं आज इस एक अहम पॉइंट पे जो ये बिल पेश हुआ है उस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे वज़ीर कानून साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम उस मोड़ पे खड़े थे जिस पे हमें कुछ फैसला करना चाहिए था, और आज जो हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं, मैं अपोजिशन के तमाम दोस्तों ने इस पर बड़ा गौर किया है, और हम ये समझते हैं कि ये बिल अदलिया की आज़ादी के लिए है, कानून की हुक्मरानी के लिए है, और इस बिल से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। इस बिल से जो 1 मैन शो है वो ख़त्म होगा, बल्कि 3 सीनियर जज बैठ के फैसला करेंगे। इस बिल से ये नहीं होगा कि
साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत दे दी जाए। इस बिल से ये नहीं होगा कि एक वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखने पे घर भेज दिया, ना लिखने पर घर भेज दिया जाए। एक वज़ीर आज़म जो अभी हमारे पास स्पीकर की शक्ल में बैठे हुए हैं, उन्हें दिन रात दबाव डाला जाए कि आप ख़त लिखें, नहीं तो आपको कभी अंजाम ये होगा। मैं आपको इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप डटे रहे। और आज ये मौका आ गया कि इस हुकूमत ने और अपोजिशन ने ये मुतफिका तौर पे बिल जो पूरे मुल्क के वकला की तर्जमानी कर रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको जल्दी में पास किया जा रहा है। जो सही बात हो वो अगर 1 घंटे 1 मिनट में भी पास कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं। तो ये एक दुरुस्त फैसला है, एक दुरुस्त फैसला है, और इस फैसले से अदलिया भी मजबूत होगी और गरीब आदमी को इंसाफ भी मिलेगा। और अदलिया की जो खुद मुख्तारी थी और जो वन मैन शो था, मैं समझता हूँ उस पर भी नज़रसानी होगी। मैं पूरी हुकूमती अरकान को और अपोजिशन अरकान को इस बिल आज पास होने पर एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। कौन साहब हैं पीछे खड़े जी? कैशुमाल इसके बाद आपको देते हैं, जीवा साहब को भी जी। मोहतरमा किश्वर जहरा साहब, मैं गुजारिश करूंगी कि बहुत ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। मेरा क्योंकि ताल्लुक लॉ एंड जस्टिस से है और एक बहुत सीनियर चेयरमैन के साथ काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के नशेब व फराज सब जानते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसमें लंबी बहसों में ना जाएं, क्योंकि मुझे ना मुनीर न्याजी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था हमेशा देर करता हूँ मैं हर काम से पहले। आप इसको पहले निपटाएं और फिर ये, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ तस्वीर है कि क्या होता रहा है हमारे साथ। हमारे ऊपर खौफ की इतनी तलवारें हैं, उसमें एक ये भी है कि तौहीन है अदालत, तौहीन है रिसालत, तौहीन है ये, तौहीन है वो। हमारी तौहीन कहाँ है ये बताइए? कवानीन पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं, उनका इतलाक वो करते हैं कि मैं बाबागे दोहल कहने को तैयार हूँ कि हमारे बनाए हुए बिल वहाँ तक जाते हैं। बसा औकात अल्फाज भी वही होता है लेकिन उसकी रूह बदली हुई होती, कि उसमें अवामी नुमाइंदों की उस मेहनत को नहीं बल्कि आमिरों की चीज़ को देख के फैसले किए जाते हैं। तो ये इंसाफ भी नहीं है। और मुतलक़िल अनानियत की बात हमारे इन्होंने लीडर ने भी की, क्योंकि देखिए एक मुतलक़िल अनान बना के हमने लोगों को देख लिया। शायद हमारा ज़र्फ़ अभी उस मेयार तक नहीं गया है कि एक आदमी के उस पर, तो इस चीज़ को ख़त्म भी करना चाहिए। और मैं हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इसमें इस बिल में हम पार्लियामेंटेरियन का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि जितने इल्ज़ामात हैं चोर, डाकू, स्मगलर, दुनिया के, वो तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियन पे लगाए जाते हैं। और वो जो ये कर रहे हैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। मैं नाम नहीं ले रही, क्या ऐसे इदारे नहीं हैं? आप इनके फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं? यकीनन नहीं। तो मैं समझती हूँ इसमें आप देर ना लगाएं और उसको फौरी तौर पर पास करें। ये हालात को बेहतर करेगा कि यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि ये कवानीन शायद कि 2 पार्टियों की लड़ाई है, कतई नहीं। जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं या जिनका भी, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने सबने भी यही भुगता है, यही नेग्लिजेंस भी अपने पार्लियामेंटेरियन उन्होंने से भुगती हुई है उन्होंने। तो मैं समझती हूँ कि इस पार्लियामेंट को ये क्रेडिट लेना चाहिए कि उन्होंने अदलिया को भी सही रास्ता दिया है और पार्लियामेंटेरियंस को भी महफूज किया है। शुक्रिया। जनाब आमिर जीवा साहब मुख्तसर करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज इंतहाई अफसोस के साथ अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, ये ऐवान पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मज़ाहिब का, तमाम सूबों का, तमाम ज़ुबानें बोलने वालों का एक मुश्तरका ऐवान है। और ये आईने पाकिस्तान
हर मसलक को, हर अकीदे को तमाम वो हकूक की यकीन दहानी और ज़मानत देता है कि यहाँ पर बसने वाली तमाम मजहबी अक़लियतें और हमारी अक्सरियत वो यकसा और मुसावी जो है वो दर्जे के शहरी हैं। लेकिन आज मौलाना अकबर चतराली साहब की जो स्टेटमेंट है उससे इंतहाई मायूसी हुई है। जनाब स्पीकर, जिस रेफरेंस का इन्होंने हवाला दिया वो कानून ये है कि दरसे कुरान के 20 नंबर दाखिले के वक्त दिए जाते हैं तमाम कॉलेजों में, अदारों में हाफ़िज़ कुरान के लिए। उसमें जो हमारे मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा हैं वो इन 20 नंबरों से महरूम हो जाते हैं। तो अदलिया में ये पटिशन दायर की गई कि इस तरीके से जब उनको 20 नंबर दे दिए जाते हैं तो मजहबी अक़लियतों के जो तलबा हैं उनकी हक तलफी हो जाती है और उनको भी जो है वही ग्रेस मार्क्स जो हैं मुख्तसर करें, आपको वो पॉइंट दिए आ रहा जाएं। है। जनाब स्पीकर, जिस रेफरेंस से बात हुई मैं उससे आउट नहीं जा रहा। ठीक है, वो आगे आपको। बराए मेहरबानी आप वक्त दें ताकि मैं बात करूं। ये बिल के ऊपर भी कुछ बात करना चाहते हैं आप? और जनाब स्पीकर, मौलाना अकबर चित्राली साहब ने वो आपका पॉइंट आ गया जीवा साहब, इट्स वेरी क्लियर नाउ। जनाब स्पीकर, उन्होंने ये कहा कि अंजीर मनसूख है तो रात मनसूख है। ठीक है। जनाब स्पीकर, इनको इख्तियार किसने दिया कि इस तरह की वजाहत दें? आज हम बिल तक महदूद होंगे। जब कुरान मजीद तमाम इल्हामी कुतब और तमाम जो अंबिया कराम का जिक्र करता है, तस्लीम करता है, तो एक जीवा साहब मौलाना आज हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, बिल आपके सामने, तो आपका पॉइंट आ गया।